कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में बहुत सारे धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं जिनका अपना एक अलग ही ट्रेडिशन होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। कुछ ट्रेडिशन बहुत ही अच्छे होते हैं तो कुछ ऐसे अजीब और गरीब होते हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वर्तमान से लेकर आदिम जमाने तक के समय से ये ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही वियर्ड ट्रेडिशंस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये ऐसे ट्रेडिशन है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा अजीब और गरीब माने जाते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एल कोलाचो इन स्पेन। दोस्तों, जब किसी परिवार के बच्चे में किसी परिवार में बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं तो जमकर खुशियां मनाई जाती हैं ना। इस खास मौके को हर कोई अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेन देश में जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो वहाँ अजीब और गरीब परंपरा मनाई जाती है जिसके बारे में जानकर भैया आप हैरान हो जाएंगे। स्पेन में इस परंपरा को एल कोलाचो फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कुछ ही लोग इसे बेबी जंपिंग या फिर कहें कि डेविल जंपिंग फेस्टिवल भी कहते हैं, क्योंकि 400 साल पुरानी इस परंपरा के हिसाब से हाल ही में जन्मे बच्चों को उनकी माँ सड़क पर बिछे बिस्तरों पर लिटा देती है और फिर लोग इन बच्चों के ऊपर से कूदते हुए जाते हैं। परंपरा के अनुसार लोगों को एक खास तरह की लाल और पीली ड्रेस पहनाई जाती है। इन्हीं में से एक शख्स को डेविल माना जाता है जो कि बच्चों पर कूदता है या फिर उनके ऊपर से छलांग मार कर जाता है। ऐसा तब तक होता है जब तक कि वो डेविल सभी बच्चों के ऊपर से कूदता हुआ निकल नहीं आता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस परंपरा को वहाँ के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस परंपरा के साथ मान्यता ये भी है कि डेविल जब बच्चों के ऊपर से गुजरता है तो बच्चों के सारे पापों को नष्ट कर देता है या खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और आने वाले समय में भी उन्हें बुरे काम करने से बचाता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार इस पारंपरिक स्पेनिश फेस्टिवल की शुरुआत साल 1600 में हुई थी। ये बर्गोस प्रांत में सासामून के गांव क्रेस्टिलो डी मर्सिया में कॉप्स क्रिस्टी की कैथोलिक दावत का जश्न मनाने के लिए हर साल होता है। हालांकि कई लोग इसे अंधविश्वास बताते हैं तो कई लोग ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से बच्चों को चोट लग सकती है, लेकिन असलियत यह है कि इस परंपरा में हर साल कई सौ लोग शामिल होते हैं। वैसे आपका क्या विचार है ऐसे अजीब व गरीब परंपरा के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। सोको शिनबुत्सु इन जापान। दोस्तों, क्या कोई जीते जी खुद मरने की तैयारी करता है, वो भी कुछ मिनट, घंटे या फिर 1-2 दिन, बल्कि बहुत पहले से, करीब 7 साल पहले। जी हाँ, जापान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करीब 7 साल पहले से मरने की तैयारी करने लग जाते हैं। ये सब कुछ 3 अलग अलग चरणों में होता है। जापान में सोको शिनबुत्सु भिक्षु जो होते हैं वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जीवन के अंतिम साल वो बहुत ज्यादा कठिन तप से रहते हैं। इस दौरान वे 3 चरणों में करीब 7 साल का जीवन गुजारते हैं। दोस्तों, इस परंपरा के तहत वे आगे की लाइफ 3 चरणों में बिताते हैं। पहले चरण में 1000 दिन तक बाकी सब खाना पीना छोड़ देते हैं, सिर्फ वे नट्स और बीन्स खाकर जीवन गुजारते हैं। इसके अगर वे सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं इस चरण को तो दूसरा चरण आता है। इसमें वो अगले 1000 दिनों तक जहरीली चाय पीते हैं। बहुत से लोगों में इसमें मौत आ जाती है, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सरवाइव कर जाते हैं। इसके बाद आता है तीसरा चरण। ये सबसे कठिन चरण होता है। इसमें वे एक मकबरे में खुद को बंद कर लेते हैं और ये मकबरा पूरी तरह पैक होता है। सिर्फ भिक्षु को सांस लेने के लिए एक नली बाहर निकली होती है, इससे हवा अंदर बाहर होती रहती है। भिक्षु इस दौरान रोज मकबरे में लगी एक घंटी बजाते हैं। जब तक ये घंटी बजती है लोग मानते हैं कि भिक्षु अभी भी जीवित हैं। जिस दिन ये घंटी नहीं बजती उस दिन मान लिया जाता है कि उनकी मौत हो चुकी है। कुछ दिन बाद मकबरा खोलते हैं और भिक्षु के शव को मम्मी बनाकर सहेज कर रख लेते हैं। अशुरा इन शिया सेक्ट ऑफ इस्लाम। दोस्तों, माना जाता है कि 680 ईस्वी में दक्षिण बगदाद के करबला में हुई लड़ाई के दौरान हुसैन शहीद हो गए थे। लिहाजा यौम अशुरा पर बड़ी संख्या में शिया मुसलमान करबला में जुटते हैं और मातम मनाते हैं। शिया मुस्लिम इस मौके पर मजलिस और मातम करके इमाम हुसैन की याद को ताज़ा करते हैं। मुहर्रम के दौरान मुसलमान इमाम हुसैन के इंसानियत के पैगाम का प्रचार प्रसार करते हैं। आपको बता दें कि मुहर्रम के 10वें दिन यानी आशुरा के दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुस्न इब्न अली को उनके परिवार और 72 साथियों के साथ इराक के करबला में 3 दिन तक भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। तब से मुहर्रम को मनाने की परंपरा शुरू हो गई। शिया मुस्लिम औपचारिक तौर पर इस दौरान मातम मनाते। कुछ जगहों पर इस महीने की 9वीं से लेकर 11वीं तक लोगों को मुफ्त में भोजन भी बांटा जाता है, जिसे तबर्रुक कहते हैं। उसके अलावा कुछ मुसलमान करबला जाकर इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। ट्रायल बाय ऑर्डियल इन मेडिवल टाइम। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे ट्रेडिशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात है आज से करीब 800 साल पहले इंग्लैंड में किसी अपराधी को दोषी या निर्दोष साबित होने के लिए
बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब परीक्षाओं से गुजरना होता था। जी हाँ दोस्तों, उस समय में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपराधियों को उनके बीच में एक परीक्षा होती थी। परीक्षा के दो मुख्य रूप होते थे, आग और पानी। आग वाली परीक्षा में दोस्तों आरोपी को लोहे की एक लाल गर्म पट्टी उठानी पड़ती और लगभग 3 मीटर लोहे की गर्म पट्टी को लेकर चलना पड़ता था। अगर घाव 3 दिन के भीतर ठीक हो गया तो आरोपी निर्दोष, नहीं हुआ तो फिर दोषी। दूसरी परीक्षा जो होती थी वो होती थी पानी के साथ। इसमें दोस्तों अपराधी को बांधकर तालाब में डाल देते थे। अगर वो डूब गया तो निर्दोष, लेकिन अगर वो तैर गया तो दोषी। दोस्तों कितने अजीब नियम थे ना, जो अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ती थी। गंगा राव इन इंडिया। दोस्तों अब हमारी बारी है, मतलब हमारे देश भारत की। प्राचीन भारत में मृत्युदंड देने का ये अजीब तरीका हुआ करता था। इस तरीके में सार्वजनिक फांसी की सजा प्राप्त अपराधी को हाथी से कुचल दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन सैनिकों के अलावा कुछ जगह आपराधिक मामले में जो कैदी बंद होते थे उनको ये क्रूर दंड दिया जाता था। इस सजा में चोरी, टैक्स चोरी और विद्रोह जैसे अपराध शामिल थे। इस सजा में अपराधी को सार्वजनिक स्थलों पर हाथी से कुचलकर मार दिया जाता था। मृत्यु के इस रूप को गंगा राव के नाम से भी जाना जाता था। इगुनगुन इन बेनिन। दोस्तों बेनिन में रहने वाला एक समुदाय है इगुनगुन। इस समुदाय के लोगों को जिंदाबूत कहा जाता है। इस समुदाय के सदस्यों को लेकर ये मान्यता है कि अगर ये किसी व्यक्ति को छू लें तो उसकी मौके पर मौत हो जाएगी। इतना ही नहीं, उस इगुनगुन सदस्य की मौत भी होगी जिसने इसको छुआ है। इस समुदाय के लोग मुखौटा पहनते हैं और इन्हें रंग बिरंगे लबादे ओढ़े देखा जा सकता है। उनका चेहरा पूरी तरह से ढका होता है। तभी तो जब ऐसे मुखौटे और लबादे पहने दिखते हैं तो लोग डर जाते हैं। इस मुखौटे के लोग बड़े काम के भी हैं। उनका मुख्य काम गाँव वालों के आपसी विवादों को सुनना और उसे लेकर फैसला सुनाना होता है। हैरानी की बात तो यह है कि वे अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं, या यूं कहें कि इनके शरीर में पूर्वज आते हैं और उनके जरिए अपनी बात की राय कहते हैं। तभी तो लोग इनके द्वारा बताए गए भगवान का संदेशा मानते हैं। क्योंकि माना जाता है कि इगुनगुन से छूकर हो जाने वाले व्यक्ति और इगुनगुन दोनों की मौत होती है। इसलिए लोगों को और इगुनगुन के बीच एक निश्चित दूरी बनाकर ये लोग आपस में चलते हैं। इनके समूह के साथ ढोल नगाड़े बजाने वाले लोग भी होते हैं। कानामारा मत्सुरी इन जापान। दोस्तों जापान में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम कानामारा मात्सुरी है। उत्सव का आयोजन कानामाया मंदिर में होता है, जहां स्टील का एक लिंग रखा हुआ है। इस मौके पर लोग लिंग को लेकर परेड निकालते हैं। इसी वजह से इसे पीनस फेस्टिवल भी कहते हैं। इस मंदिर में आकर वैश्याएं यौन संक्रामक रोगों से बचाव के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके अलावा लोग बांझपन दूर करने, प्रसव में आसानी और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करने आते हैं। इस उत्सव में लोगों के कल्याण के लिए फंड जुटाया जाता है। खासतौर पर यह फंड यौन रोग पीड़ितों के लिए होता है। कानामारा मात्सुरी के दौरान जितना पैसा जमा होता है वो सारा स्थायी HIV और एड्स अनुसंधान केंद्रों को भेज दिया जाता है। उत्सव के दौरान मेला जैसा लगा रहता है। मेला में बिकने वाली हर एक चीज की थीम लिंग होती है। लिंग के आकार के कैंडल, मास्क, सेक्स टॉय और लॉलीपॉप तक मिलते हैं। कई ऐसी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है जिसके केंद्र में लिंग होता है। लोग इस मौके पर मूली से लिंग का डिजाइन बनाते हैं। कुछ लोग ककड़ी से विशालकाय लिंग पर चढ़कर फोटो खिंचवाते हैं। इस मौके के लिए खास शराब भी तैयार की जाती है जिसका नाम सीमेन सेक होता है। इस उत्सव में हर लैंगिकता के लोग हिस्सा लेते हैं। जापान के LGBT समुदाय के बीच ये ज्यादा लोकप्रिय है। पीनस फेस्टिवल के दौरान LGBTQ समुदाय के लोग गुलाबी रंग का विशालकाय लिंग लेकर आते हैं जिसे मिकोशी कहा जाता है। टोक्यो के एलिजाबेथ काइकन नाम के एक ड्रैग क्वीन क्लब ने इसे दान में दिया था। इस उत्सव में हर उम्र के लोग हिस्सा लेते हैं। माता पिता अपने बच्चों को अपने साथ लाने में नहीं हिचकते। बच्चे पीनस के आकार के पोशाक पहनकर फोटो तक खिंचवाते हैं। माता पिता बच्चों को पीनस के आकार के बने खिलौने भी दिलवाते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस उत्सव में काफी खुलापन है। किसी तरह का कोई संकोच नहीं होता है। पॉट थ्रोइंग इन गोरकू, ग्रीस। दोस्तों ग्रीस में एक बहुत ही पुराना और विचित्र ट्रेडिशन है जिसे बोटाइट्स कहा जाता है, जिसमें पानी से भरे बड़े मिट्टी के जग शहर के केंद्र में घरों की बालकनियों से फेंके जाते हैं, जो नीचे गिरकर नीचे की सड़कों पर टुकड़ों में तोड़ते हुए हजारों लोग देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। दोस्तों इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि ये प्रथा बुरी आत्माओं को दूर भगाने में मदद करती है। टूटे हुए बर्तनों के टुकड़ों को वहां के लोग अपने घर ले जाते हैं। इस टूटे बर्तन को लोग बहुत शुभ मानते हैं। इस रिवाज की सटीक उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है।
एक लोकप्रिय धारणा यह है कि इसकी उत्पत्ति वेनेटियन से हुई थी, जिन्होंने 14वीं और 18वीं शताब्दी के बीच कोर्फू पर शासन किया था। नए साल को चिन्हित करने के लिए वेनेटियन नए साल की शुरुआत करने के लिए नए लोगों के लिए रास्ता बनाने के लिए अपने पुराने सामान फेंक दिया करते थे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, हमें जरूर आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।